हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए दोस्त, हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट लेसन ले रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को हम लोग देख रहे थे और समझने का प्रयास किए थे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जो है सो पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हम लोग जो है सो बेसिक चैप्टर का जो बेसिक है उसको पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा था और जो है सो समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण क्या होता है, बहुत सारे अभिक्रिया जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने उसमें सीखा है। तो जो है सो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए, ये आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। देख पा रहे हो आपके सामने लिखा हुआ है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, आप पहले इसको समझिए। दरअसल होता क्या है ना, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, चूँकि वो धातु का बना हुआ है ना, और धातु जो है क्या होता है कि जब उसको खुला वायु में छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही मैग्नीशियम रिबन का जो फीता होता है वो जैसे ही वायु से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है ना। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है जिसके कारण वो जलता नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब वो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत जमा होने के कारण मैग्नीशियम रिबन का जो फीता है वो जलता नहीं है ना। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ कर लेते हैं ताकि वो उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत बना हुआ है वो हट जाए, है ना, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके प्रत्यक्ष रूप से और वो आसानी से जल सके। तो यही तो है इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये हम लोगों ने समझ लिया है ना, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन चूँकि एक्चुअल में वो क्या है, धातु है। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाता है ना। तो जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है जो कि उसके ऊपर जमा हो जाता है ना, जिससे जब हम लोग उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगनॉल एक पदार्थ होता है जिससे हम लोग रगड़ करके उसको साफ करते हैं ताकि उस पर जमी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए और वो प्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके, है ना, और वो आसानी से जल सके। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो देख लीजिए, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, हम लोग समझ चुके हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख चुका है कि कैसे, जैसे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन है Cl2, है ना। अगर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, लेकिन ये जो है समीकरण आपस में संतुलित नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सीख चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। तो देखिए, इधर हम लोग देख पा रहे हैं हाइड्रोजन 2 है आपका, इधर क्लोरीन 2 है ना। तो इधर जब देखेंगे तो HCl था, पहले बना था HCl, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके पहले 2 लगाते हैं ये पूरा तरह से बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, ये पूरा तरह से बैलेंस हो गया। तो आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो आपका ये सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपको खुद बनाना होगा। ये आपको अनुसूत्र लिख करके और उसको संतुलित करना होगा। तो देखिए दोस्त, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है ना, और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 3, और फिर बेरियम सल्फेट BaSO4, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होता है। आप देख पा रहे हैं।
अब चूंकि ये आपको खुद से लिखना है और इसको बैलेंस करना है ना। बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम लोगों ने सीख चुका है ना। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर से हम इसके लिए जो है पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, है ना, कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संतुलित किया गया है BaCl2 के पहले 3 लगाए हैं, जिससे कि बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। इधर भी बेरियम 3 है, ये ठीक है। क्लोरीन 3 दूनी 6 है, इधर से देखिए क्लोरीन 3 दूनी 6, ये सही है। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब सल्फ़र 1 है, यहाँ भी सल्फ़र यहाँ 3 है, यहाँ भी सल्फ़र 3 है, दिख रहा है। ऑक्सीजन 4 12 है, और इधर भी ऑक्सीजन जो है सो 4 12 है। तो इस तरह से आपका ये क्या है, पूरा तरह से संतुलित है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, है ना, और कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा क्लोरीन का विलयन तथा जल बनता है ना। इस तरह से यहाँ तक समीकरण का था। अब यहाँ से प्रश्न ये देखिए, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, दरअसल ये चैप्टर के जो बीच में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए ना, उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं, है ना। तो देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है। बोलता क्या है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है ना। तो फिर पूछता है कि पदार्थ X का नाम और इसका अणुसूत्र बताइए। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि जो पदार्थ X जो है उसका जल के साथ अभिक्रिया बताइए। तो सबसे पहले तो देखिए ना, क्वेश्चन क्या है कि एक पदार्थ X है, अभी कौन सा पदार्थ है ये अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं। पदार्थ X है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग होगा, चूना का प्रयोग होगा, है कि नहीं। तो कौन सा चूना, तो देखिए बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग होगा, है ना। कहने का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना, आप जानते होंगे, जैसे पहले देखते होंगे, पहले का घर में क्या होता था, पहले चूना से लोग क्या करते थे, पेंट करते थे, पचाड़ा करते थे, है ना। तो जैसे ही चूना वो लाते थे, है ना, वो दरअसल क्या रहता था, बिना बुझा हुआ चूना रहता था। लेकिन जब जैसे ही उसको जल में डालते थे तो वो गर्म हो जाता था और उससे उष्मा निकलने लगता था और वो बुझा हुआ चूना हो जाता था। फिर उसके बाद उससे पेंट किया जाता था, घर में पचाड़ा किया जाता था। आप इसको देखे भी होंगे बहुत सारे लोग, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे पदार्थ X का नाम क्या है, तो पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको हम लोग जो है सो बोल सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो चलिए बिना बुझा हुआ चूना CaO को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा और इससे ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, ध्यान दीजिएगा किस में मिला रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहा है, लोहे की कील को डुबा रहा है ना, तो विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा क्यों, तो देखिए आपको हम सिखा चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। दरअसल यहाँ होता क्या है, जो आयरन जो आपको दिख रहा है ना, लोहा, ये कॉपर सल्फेट से, मतलब कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। लोहा जो है, ये जो आपको लोहा जो दिख रहा है, ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए क्या करेगा, ये जो लोहा है इसके कॉपर सल्फेट के पास जो सल्फेट है ना, इस सल्फेट को खुद ले लेगा और आयरन सल्फेट बना लेगा खुद ही, है ना, और इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। बात समझे। तो इसी को तो इसीलिए तो जो है सो विलयन का रंग बदल रहा है ना, क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट का विलयन था, लेकिन इससे सल्फेट को जब ये ले लिया, आयरन सल्फेट बना दिया, तो विलयन का रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए आंसर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, आपको जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। इस कारण कॉपर सल्फेट गहरा नीला रंग तथा हल्का हरा रंग में बदल जाता है ना। देख सकते हैं आप FeCuSO4 से भी क्रिया कर रहा है, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद ही इसका सल्फेट ले लेगा, है ना, और हरा कर देगा। पहले नीला था, अब इसको हल्का
हरा कर दे रहा है ना, तो इस तरह से विलयन का रंग बदल गया है ना। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो हम लोगों ने उधर पढ़ चुका है ना, उससे आप देख लीजिएगा है ना। नेक्स्ट है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ठीक है, तो देखिए उपचयित और अपचयित हम लोग ये सीख चुके हैं। उपचयित में क्या होता था? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता था। अपचयित में क्या होता था? ऑक्सीजन का ह्रास होता था। तो देखिए ना, सिंपल सा, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वो उपचयित होगा और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा अपचयित होगा। आप देखिए यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो इसका मतलब है सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो ये उपचयित हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपचयित क्या होगा? जो Na2O है इसके साथ अगर इधर हम लोग इसको ऐसे बनाएं अभिक्रिया, अगर इधर अभिक्रिया बनाते हैं तो इससे ऑक्सीजन क्या हो जाता? टूट जाता है। Na2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, तो इसके साथ से ऑक्सीजन ह्रास हो जा रहा है, तो ये हो गया अपचयित अभिक्रिया। इसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे CuO है, तो इसमें से क्या हो रहा है? H2O जो है देख रहे हैं आप, तो उपचयित में क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन जा करके जुट रहा है ना, तो ये उपचयित हो गया क्योंकि उपचयित में क्या पड़े? ऑक्सीजन का योग होता है। CuO के साथ पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब यहाँ Cu बच गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? CuO क्या कहलाएगा? अपचयित कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ से अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर में हम लोग आ चुके हैं। अभ्यास वाले जो है सो प्रश्न उत्तर में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अभ्यास का ये सारा प्रश्न उत्तर है ना। तो देखिए दोस्त, अभी जब हम वीडियो बना रहे ना, ज़ोरदार बारिश हो रही है ना। जहाँ पे अभी हम वीडियो बना रहे ना वहाँ से बारिश हो रहा है, तो पानी भी पड़ जा रहा है, देख पे हम कॉपी पे कभी कभी आ जा रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए दोस्त, अब हम लोग अभ्यास स्टार्ट कर दिए हैं है ना। अभ्यास आप देख पा रहे होंगे, अभ्यास यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहला जो है सो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभ्यास में पहला कैसा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन अभिक्रिया करा दिया है ना। Pb लेड को अलग कर दिया और CO2 बना दिया है ना, इसका ऑक्सीजन को कार्बन ले लिया। अब इसे 4 क्वेश्चन दिया है। बोलता है कि ऑप्शन ए, शीशा अपचयित हो रहा है। अपचयित मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। अपचयित मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। सही बात है, शीशा में क्या हो रहा है? देख सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है क्या? कार्बन में जुड़ रहा है ना, सही बात है, ये दोनों सही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, गलत। उपचयित नहीं हो रहा। कार्बन में ऑक्सीजन का जो है सो ह्रास नहीं हो रहा है ना, बल्कि क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है ना। यहाँ पर अपचयित होना चाहिए था। तो देखिए ऑप्शन ए और बी इसका सही है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है Fe2O3 Al2 है ना, मतलब 2Al और फिर Al2O3 प्लस Fe बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में पूछ रहा है कौन सा प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये सिंपल सा अभिक्रिया ना, बता चुके हैं, देख सकते हैं आप। Fe2O3, इसके पास पहले O3 था आयरन के साथ, लेकिन एल्युमिनियम क्या किया? चूँकि एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है ना, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए एल्युमिनियम क्या किया? इससे ऑक्सीजन को छीन लिया और खुद एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया और फिर आयरन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना। सिंपल सा है, लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो क्या बनता है? आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, देख सक रहे होंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन जो है ना दोस्त, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? हम लोगों ने पहले ही बात कर चुका है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है हम लोग ने इसके बारे में सीख चुका है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। फिर भी चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से बोलता है संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसमें एक कारक, देख पा रहे होंगे आप लोग, बोलता है संतुलित
देख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसमें कारक एवं उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यहाँ पर अभिकारक होगा, अभिकारक। आपको हम जैसे ये चीज़ समझा चुके हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या होती है ये समझा चुके हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो भी तत्व का जो परमाणु संख्या होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना, पदार्थ का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश, है ना। तो इसीलिए दोनों को जो है सो हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। बराबर करने के लिए परमाणुओं को बराबर करने के लिए हम लोग संतुलित करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे कुछ उसका एग्जाम्पल्स हम लिए हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है हम बता चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान बराबर होते हैं, मतलब समान होते हैं। अतः अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर उसको संतुलित करना है। तो देखिए, आप इसको कर लीजिएगा क्योंकि हम बता चुके हैं आगे आपको कैसे करना है। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। आपको इसको समीकरण के फॉर्म में लिखना है पहले, और उसके बाद समीकरण को फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको संतुलित करना है। ठीक है, देखिए, आपको अगर संतुलित करने में कोई दिक्कत होता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी टाइप करके भेज सकते हैं, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन कर देंगे, है ना। तो देखते हैं, चलिए ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख करके देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख करके कॉपी पे लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर्स में पूछा गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में क्या अंतर है। बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान सा है। देखिए, ऊष्माक्षेपी में हम बता चुके हैं कि ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होता है अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको ऊष्माशोषीय अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए, दरअसल समझिए, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो होता क्या है कि जैसे ही सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो जाता है ना हमारे अंदर, तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है उसको वो तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसको विखंडित करना स्टार्ट करता है। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करता है। तो ये जब तोड़ रहा होता है, विखंडित कर रहा होता है, उस दौरान क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। तो कहने का मतलब है वहाँ पर भी एक अभिक्रिया हो रही है ना, तोड़ने का काम चल रहा है, नया पदार्थ बन रहा है वहाँ पे, है ना। तो जो है सो कहने का मतलब है उस दौरान ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी सिंपल सा है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, तो श्वसन को भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्वसन के दौरान भी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। तो इसीलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। तो देखिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करता है ना। और संयोग करने के बाद CO2 तथा H2O बनाता है, तथा इस अभिक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी मुक्त होती है ना। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ ग्लूकोज का सूत्र लिखा हुआ है C6H12O6 + 6
O2 है ना, इससे अभिक्रिया किया और फिर 6CO2 बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया प्लस H2O प्लस ऊष्मा। देखिए ऊष्मा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएं। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, वो तो जान रहे हैं, लेकिन इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि श्वसन के दौरान हम लोग का शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है ना तो ग्लूकोज का विखंडन होता है और उस दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा आप, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है ना। सिंपल सा बता चुके हैं पहले ही, है ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके संयोग करके नया पदार्थ बनाता है। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक पदार्थ जो रहता है वो टूट करके, मतलब अपघटित हो करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को तो बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे का विपरीत क्यों है ये समझ में आ गया। संयोजन में संयोग करके नया पदार्थ निर्माण करता है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाता है। जबकि वियोजन में एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाता है। बनाना तो दोनों को नया पदार्थ ही है, क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया तो सीख चुके कि क्या होता है, जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़े है ना। तो बस उसी तरह से चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा गया है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करती है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करती है। देखिए दोनों को एग्जाम्पल्स दे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि उस वियोजन अभिक्रिया के एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। उस वियोजन अभिक्रिया को बताइए जिसमें, वियोजन मतलब समझ रहे ना, वियोजन मतलब बात कर चुके हैं, मतलब कोई एक पदार्थ रहेगा जो टूट करके नया पदार्थ बनाएगा, दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है ना। तो चलिए देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा से गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से इसी का क्वेश्चन सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या था, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता था। अभी क्या है कि प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। उस वियोजन अभिक्रिया का एक समीकरण दीजिए जिसमें प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देख सकते हैं आप, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर एवं क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। देखिए ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। सिल्वर क्लोराइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, AgCl, सूर्य का प्रकाश, है ना, इसमें टूट जा रहा है और वियोजित होकर के ये नया पदार्थ बना रहा है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। एक और क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलता है ना। इसमें क्या पूछा जाता है कि उस वियोजन अभिक्रिया का एक समीकरण बताइए जिसमें विद्युत धारा, मतलब विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए जल से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, है ना, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। अब एक क्वेश्चन और है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए पहले ही विस्थापन और द्विविस्थापन हम लोग पढ़ चुके हैं ना। विस्थापन में क्या हो रहा था कि कोई भी एक अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता था, और है ना। लेकिन द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होता था। इसमें क्या होता था कि दो या दो से अधिक यौगिक रहता था, जिसमें क्या करता था इन लोग कि अपना आयन या मूलक की अदला बदली करके जो है सो नए पदार्थों का निर्माण करता था, है ना। तो इसका यहाँ पे अंतर और समीकरण पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम बता चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए
सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर प्राप्त करने के लिए जो है सो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है ना। तो पूछ रहा है इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए इसमें भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, विस्थापन अभिक्रिया ही लग रहा है, क्योंकि देखिए सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, और इससे हमको क्या करना है, सिल्वर को प्राप्त करना है। क्योंकि ये पहले विलयन है सिल्वर नाइट्रेट का, हम चाहते हैं कि सिल्वर हमको प्राप्त हो जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस विलयन से इससे जो अधिक अभिक्रियाशील वाला जो तत्व होगा उससे इसको अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या होगा कि वो इससे नाइट्रेट को ले जाएगा, तो फिर ये बच जाएगा, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि विस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बनाता है। इसका मतलब हुआ कि कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसका क्या करता है, नाइट्रेट को खुद ले लेता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है ना, और सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से आप हमको क्या प्राप्त करना था, सिल्वर प्राप्त करना था, तो विस्थापन के माध्यम से सिल्वर हम लोग अलग करके प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, देखिएगा बता चुके हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। आप देख लीजिएगा, बता चुके हैं, है ना। अब ऑक्सीजन का योग हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए दो पद यहाँ पूछ रहे हैं, उपचयन और अपचयन को परिभाषित करना है आपको, ठीक है, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, मतलब जिस तत्व के साथ ऑक्सीजन का योग होगा वो उपचयन कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे 2Cu लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कॉपर जो है, Cu मतलब क्या होता है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है ना। तो ऐड होकर के क्या बनाएगा, CuO बना रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो गया है ना, कॉपर ऑक्साइड बना दिया है कि नहीं। इसी तरह से H2 + O2, इसके साथ भी H2O, यहाँ भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है ना। तो ये उपचयन हो गया। लेकिन अपचयन में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ, या फिर बोल सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड है पहले से, और जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, तो जब यहाँ जो है सो वियोजित हो रहा है ये, तो जिंक अलग हो जा रहा है ना। देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर जैसे ही अभिक्रिया कर रहा है, तो ये जो कॉपर है वो इसका ऑक्सीजन को ले रहा है ना, और जिंक को विस्थापित कर दे रहा है। इसका मतलब है कि इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इससे भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, बोलता है कि एक भूरे रंग का तत्व X है, एक भूरे रंग का तत्व X है, ठीक है ना, जो कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उस मतलब X का नाम बताना है एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि X नाम का कोई तत्व है जो कि क्या हो जाता है, गर्म करते हैं उसको तो काला हो जाता है। तो देखिए वो जो चमकदार जो तत्व होता है ना, वो तत्व X का नाम कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। और जब कॉपर को हम लोग गर्म करते हैं तो कॉपर क्या होता है कि हवा की उपस्थिति में जैसे ही गर्म होता है तो उस पर कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाता है। क्या जम जाता है, कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाता है, जिसके कारण जो है सो वो क्या हो जाता है, उस पर काला रंग का परत चढ़ जाता है ना, काला हो जाता है वो। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो X जो है, जो कि काला रंग का हो जा रहा है ना, तो X जो तत्व है वो है कॉपर, और उस पर जो यौगिक बन जा रहा है हवा से अभिक्रिया करने के बाद, कॉपर ऑक्साइड का परत, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं Cu + O2, जैसे ही उसमें दिया जा रहा है, गर्म हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है ना। और यही जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, जिसके कारण वो काला हो जा रहा है। तो अगर काला रंग का पदार्थ पूछा तो कॉपर ऑक्साइड बताएंगे, और वो तत्व बोला कि कौन सा तत्व था, है ना, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, तो वो हो जाएगा कॉपर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बोलता है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग जानते हैं कि लोहे का जो वस्तु होता है उसको संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। दरअसल जो लोहा होता है वो एक धात्विक पदार्थ होता है, ठीक है ना। तो कोई भी धातु जब उसको खुला वायु में छोड़ दिया जाता है तो वो नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है उस पर धात्विक ऑक्साइड का परत जम जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगता है ना, और वो नष्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए जब हम लोग लोहा की वस्तु पर पेंट कर देते हैं तो उसका संपर्क वायु से नहीं हो पाता है, वायु और नमी से नहीं हो पाता है। और जब वायु और नमी से संपर्क नहीं हो पाता है तो फिर वो संक्षारित होने से बच जाता है, उस पर जंग नहीं लगता है। तो बस देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। पेंट करने से वस्तु की सतह का हवा या नमी से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है और फिर वो सुरक्षित रह जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा ये पेंट करके हम लोग जो है धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। और भी कई तरीका है। अगर धातु को मिश्र धातु में बदल दिया जाए तो उसमें भी जंग नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे धातु पर जस्तीकरण कर दिया जाता है, जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, इससे भी उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये सब हम पहले समझा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए जो तेल और वसा से जो खाद्य पदार्थ बने होते हैं ना, दरअसल अगर उसको लंबा समय तक रखना रहे तो वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हवा से अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो उसमें एक अजीब सा दुर्गंध आने लगेगा और उसका जो मतलब स्वाद है वो पूरा तरह से बिगड़ जाएगा, मतलब वो खाने योग्य नहीं रह जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो अरुचिकर हो जाएगा, है ना। तो इसी स्थिति से बचने के लिए हम लोग नाइट्रोजन से उसको प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को वहाँ से निकाल करके नाइट्रोजन उसमें भर दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे चिप्स वगैरह का जो पैकेट वगैरह आता है ना, कुरकुरे वगैरह देखते होंगे, उसमें रहता तो थोड़ा सा भरा हुआ रहता है, बाकी उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जैसे फाड़ते सारा निकल जाता है ना। तो कहने का मतलब है वो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भर दिया गया है ऑक्सीजन को हटा करके। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है, वो खाद्य पदार्थ से जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, योगी फिर रहता है लंबे समय तक। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ठीक है ना। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। उपचयित मतलब ऑक्सीजन का इसमें योग हो जाता है, जिसके कारण वो विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित अभी समझाएंगे आगे क्या होता है ना। विकृत गंधित हो जाते हैं जिससे उनका गंध और स्वाद बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो इसको नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं ताकि वो उसमें ऑक्सीजन का योग ना हो और वो लंबा समय तक ख़राब होने से बच जाए, मतलब क्षतिग्रस्त होने से बच जाए, ठीक है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्यक्ष का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे लिखा हुआ है शुरू में संक्षारण। संक्षारण समझते हैं क्या होता है। देखिए अभी हम लोग समझे थे लोहा में जंग लगना, मतलब संक्षारण मतलब क्या होता है, सीधा सा आप समझ सकते हैं जंग लगना। जंग लगना ही तो संक्षारण है। जब कोई भी धातु जब उसको हम लोग खुला वायु में छोड़ देते हैं ना, तो हवा में जो नमी जो होता है ना वो उससे और वायु से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, और अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर जो है सो एक परत जमने लगता है, धात्विक परत जमने लगता है, जिसके कारण ये जो है ना ये प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होती है, धीमा धीमा प्रक्रिया होता है, मतलब पूरा ये चलते रहता है लंबा समय तक और फिर धीरे धीरे करके वो धातु नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो वैसा स्थिति में हम लोग कहते हैं कि उसका संक्षारण हो गया, मतलब उसमें जंग लग गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु जो है सो हवा तथा नमी से अभिक्रिया करके अवांछित पदार्थ का निर्माण करती है, जो धातु की सतह पर परत के रूप में जमा हो जाता है ना, जम जाता है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि धातु को हवा में खुला छोड़ देने पर लाल भूरे रंग का जो है सो परत जम जाता है, जिससे धातु का संक्षारण होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, इसमें इन्हें नहीं रोकने पर धातु पूरी तरह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए धातु संक्षारण को रोकने का भी उपाय है ना। तो चलो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या उपाय है धातु संक्षारण को रोकने का, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले जो है धातु की सतह पर हम लोग क्या करते हैं,
पहला नंबर, धातु की सतह पर हम लोग पेंट कर देते हैं ना, तो पेंट करने से क्या होता है, वो संक्षारण से बच जाता है। अब कैसे बचता है, तो क्योंकि जैसे ही हम लोग उस पर पेंट करते हैं तो उस धातु का जो संपर्क है वो हवा और नमी से नहीं होता है। जब हवा और नमी से नहीं होगा तो फिर उसमें जंग नहीं लगता है, मतलब वो संक्षारित नहीं होता है। बात समझे। उसी तरह से और भी तरीका है, जैसे धातुओं पर जस्तीकरण कर दिया जाए, जस्ता का अगर परत चढ़ा दे जिंक का, तो भी उसमें जंग नहीं लगेगा। और भी तरीका है, धातुओं को अगर मिश्र धातु में भी बदल देते हैं तो भी उसमें जंग नहीं लगता है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता दरअसल होता क्या है, मतलब ये जो है ना क्या होता है, इसको चलिए समझते हैं। देखिए जब जो तेल या वसा से जो खाद्य पदार्थ जो बने होते हैं ना, तेल या वसा से जो खाद्य पदार्थ बने होते हैं उसमें क्या होता है, उपचयन की क्रिया होती है। उपचयन मतलब उस खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से योग होता है और योग होने के कारण जो है एक प्रकार का उसमें दुर्गंध आने लगता है, ठीक है, जिससे उसका स्वाद क्या हो जाता है, अरुचिकर, मतलब वो खाने योग्य नहीं रह जाता है ना। इसी स्थिति को तो विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब कोई भी तेल और वसा से जो खाद्य पदार्थ बना होता है ना, अगर उसको लंबा समय तक छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, हाँ, और उससे एक अजीब सा दुर्गंध आने लगता है, मतलब वो खाने योग्य नहीं रह जाता है, उसका स्वाद अरुचिकर हो जाता है। इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। तो देखिए विकृत गंधिता को रोकने का जो है सो मतलब रोकने से क्या होता है, कहने का मतलब है ना कि विकृत गंधिता के कारण खाद्य पदार्थ खराब हो जाती है ना, अर्थात खाने योग्य नहीं रह जाती, समझा चुके हैं। अब इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो पहला कि जो तेल और वसा से जो खाद्य पदार्थ बना है, अगर उसमें हम लोग प्रतिऑक्सी कारक मिला देते हैं तो उसमें उपचयन की क्रिया नहीं होगा, है ना, उपचयन की क्रिया को वो सोख लेगा, मतलब जो है सो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो ऐसा स्थिति में वो लंबा समय तक रखा जा सकता है। इसी तरीक़े से विकृत गंधिता को और भी रोकने का उपाय है, जैसे खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रख दिया जाता है ना, जिसमें वायु प्रवेश ही ना करे, है ना। तो जब वायु प्रवेश ही नहीं करेगा तो उपचयन की क्रिया नहीं होगी, तो फिर मतलब कह सकते हैं कि वो लंबा समय तक बच जाएगा। और भी तरीका है कि खाद्य पदार्थों वाले बर्तन या पैकेट से ऑक्सीजन को निकाल करके, यानी कि जो खाद्य पदार्थ या जो बर्तन वगैरह होता है ना जिसमें खाद्य पदार्थ रखा जाता है, उसमें से क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन रहता है उसको निकाल करके उसके जगह पे क्या कर देंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे, है ना। तो नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा कि जो सोच चुके हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन गैस क्या है, एक निष्क्रिय गैस है ना। नाइट्रोजन गैस जो है वो एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है, मतलब निष्क्रिय कहने का मतलब वो कम सक्रिय है। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि वो खाद्य पदार्थ से उपचयन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन से उसको योग नहीं होने देता है और फिर वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो विकृत गंधिता आपने समझ लिया, है ना। विकृत गंधिता क्या है, एक ऐसा स्थिति है जिसमें क्या होता है कि तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थ जो होते हैं, है ना, वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है जिससे कि उसमें दुर्गंध आने लगता है ना, उसका स्वाद पूरा तरह से बिगड़ जाता है और वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। कहने का मतलब है कि पूरा तरह से खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है ना। तो इसी स्थिति, ये जो स्थिति उत्पन्न होता है वहाँ पे उसी को नाम दे दिया गया है विकृत गंधिता, ठीक है। इससे रोकने का उपाय क्या क्या था बताए थे भी, तो उसमें प्रतिऑक्सी कारक मिलाया जाता है, ठीक है ना। प्रतिऑक्सी कारक मिला देने से जो है उपचयन की क्रिया धीमा हो जाता है। और तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस बर्तन में रख रहे हैं तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थ, उस बर्तन में क्या करते हैं कि हम लोग जो है उसको वायुरोधी बर्तन में रखते हैं जिसमें वायु प्रवेश ही ना करे, है ना। तो जब प्रवेश ही नहीं करेगा तो भी वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद और भी क्या तरीका बताएं कि ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ से उसके जगह पे कम सक्रिय गैस, मतलब जो है निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन को भरना होगा, है ना। इसीलिए जितना भी चिप्स वगैरह पैकेट वगैरह आप देखते हैं ना कुरकुरे का, सब में क्या रहता है, वायु को वहाँ से हटा करके नाइट्रोजन गैस से प्रभावित कर दिया जाता है उसको, मतलब नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है उस खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करता है और वो लंबा समय तक बना रहता है ना। देखते भी होंगे हम लोग कि कितना समय, कब वो उसका पैकेटिंग होता है और कितना समय के बाद जो है उसका बिक्री होता है। तो सोचिए उतना लंबा समय तक आखिर क्यों रह पा रहा है वो, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। तो हम लोगों ने समझा इस चैप्टर को। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हुआ तो आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको प्रत्येक चैप्टर का वीडियो मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। आप अगला कौन सा चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।